हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AB इक्वल टू AC एंड इफ वर्टेक्स B इज 0, A एंड C इज ट्वाइस A, 0 एंड इक्वेशन ऑफ B। ठीक है, तो इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें तो थोड़ा सा बेटर पिक्चर क्लियर होगा, है ना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, एक पॉइंट बी है जो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं 0, A। ये पॉइंट हमारा बी हो गया। और एक पॉइंट सी है जो यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ट्वाइस A, 0 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, तो इस दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल का ही पार्ट है। और एक पॉइंट ए कहीं पे है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ए बी का लाइन हमें दिया हुआ था, यहाँ पे कहीं पे ए बी होगा। ठीक है, ए बी का इक्वेशन हमें दिया हुआ था। यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू a आ जाएगी, यानी ये इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -4y यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ से लाइन देखोगे तो कुछ इस टाइप का एक लाइन होगा, है ना। और इस तरीके से हम इसको ले रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं और ये वाला हो गया हमारा ए सी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ऐसे, यानी ये दोनों साइड लेंथ क्या इक्वल है, और ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो इस लाइन का स्लोप हमें पता है। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अगर BC की बात करोगे तो BC में भी देखो आप कि आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा आपका -1 बाई ए बाई माइनस ट्वाइस है, तो ये हो गया माइनस का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस लाइन का स्लोप पता है 3/4। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप पता है -1/हाफ। हमें इस लाइन का इक्वेशन ऑफ ए सी निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ ए सी अगर हम m मान ले, इसका स्लोप अगर हम m मान ले तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और यहाँ से देखो थीटा हम दोनों का इक्वेट कर सकते हैं, ना। तो यानी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो टेन थीटा इस दोनों पार्ट से क्या आएगा, यहाँ से देखो ए बी और बी सी से टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1, है ना। तो ये 3/4 माइनस का, है ना, स्लोप फॉर्मूला आपको पता होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 1/4 है और m2 -1/2 है। और ये चीज किसके इक्वल होगा, सेम इस एंगल के टेन थीटा के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे, m2 माइनस m1 यहाँ पे भी अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारी m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर से देखो वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर से देखो तो ये हो गया 3+1/2, सॉरी 3/4 प्लस 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई, या इसको भी ऐसे रहने दो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/8। और ये इक्वल टू इस तरफ कितना हो जाएगा, माइनस का m, है ना। यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस ट्वाइस m। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस m। 2 से 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो यहाँ से एलसीएम लोगे ऊपर में तो कितना आ जाएगा, नीचे का आ गया आपका 5/8। ठीक है, और ऊपर में अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, है ना, 6+4, तो ये हो गया 10/8। ठीक है, ये हो गया 10/8। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्चुअली में किसकी इक्वल हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो माइनस का -1 माइनस ट्वाइस m डिवाइडेड बाई 2 माइनस m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 माइनस ट्वाइस m इक्वल टू -1 माइनस ट्वाइस m। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे इस इक्वेशन से m आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है,
और m आपस में कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये जो इक्वालिटी हमारे पास बची है ये कितना आ गया 4 इक्वल टू -1, जो कि क्या होता है रॉन्ग होता है। इसका मतलब m यहाँ से हमारा क्या आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। और अगर m अनडिफाइंड है इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, m यहाँ पे इन्फिनिटी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप इस वाले इक्वेशन में m से डिवाइड करके इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी, है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि m हमारा क्या होना चाहिए, और m इक्वल टू टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा हमारा किसको होना चाहिए, इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए π/2। थीटा की वैल्यू π/2 का मतलब क्या हो गया कि जो AC लाइन है वो क्या कर रहा है x एक्सिस से π/2 का एंगल बना रहा है, ठीक है। π/2 का एंगल है इसका मतलब वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू ट्वाइस a, है ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए बी द टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। फिर से एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। एंड सी x, 0 इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्रायंगल टचेस द x एक्सिस देन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे इसको तो एक पॉइंट हमारा कितना है 0,3 ए वाला पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट है हमारा 0,12, ठीक है। इस दोनों से पास करता हुआ और एक ट्रायंगल है और सी पॉइंट है हमारा यहाँ कहीं पे, ठीक है, जो कि एक्स कॉमा है। तो अगर इसको इस तरीके से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, है ना, जो कि तीनों पॉइंट से पास करता हुआ और यहाँ पे इस एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसने x,0 बोला। यहाँ से देखो क्योंकि हमें ये पता है और ये इसका कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x के इक्वल ही हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका टोटल लेंथ का हाफ। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 9। तो ये सॉरी टोटल लेंथ कितना हो गया, ये सॉल्व करोगे तो 9 कितना हो गया 9/2, है ना। तो हम कितना लिख पाएंगे है ना। और इस दोनों का मिड पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 15 प्लस 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15/2 आ गया, ठीक है। हमसे इसने पूछा है ये इसका सरकमफेरेंस से बोल रहा है वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। 2 थीटा है ए सी बी का एंगल, ठीक है। थीटा हमारा है ए सी बी का एंगल, ये पॉइंट हमारा सी है। यहाँ से देखो ये ए सी और बी ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो इसका इसने हमसे एंगल पूछा है कि ये थीटा कितना होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये ए बी कॉर्ड से बना है और ए बी कॉर्ड को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा ट्वाइस थीटा का एंगल बनेगा, ठीक है। और इसके लिए हमें रेडियस आर, ये आर हो जाएगा और ये लेंथ हमें पता है, ठीक है ना। तो टोटल हमें इस ट्रायंगल के बारे में हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारे पास 9 है, ठीक ना। तो ये लेंथ 9 है और दोनों रेडियस हमें आर के इक्वल है। तो अगर आर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालने के लिए देखो इसने ये चीज बोल रखी है कि अगर आप ये वाला पॉइंट लो, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओ ले लेता हूं तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर, है ना, ये वाला एक प्रॉपर्टी था, बाहर से अगर कट करता है तो ये लेंथ का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है ना। तो सेम वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी का। ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर का। ओ ए कितना है 3 और ओ बी कितना है 12, है ना। यहाँ से देखो x की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल पाओगे, कितना आ जाएगा 6। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट भी पता चल गया ये 6। और अगर ये 6 है तो इसका रेडियस आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, तो y रेडियस कितना है इसका 15/2 के इक्वल ही है, ठीक है ना। तो रेडियस हमें पता है और तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू इजीली यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। cos थीटा के लिए क्या क्या यूज करेंगे, कोसाइन रूल, है ना। और कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 15/2 है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स
15/2 का होल स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप करके देखना ये कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। ठीक है, सिंपल सा ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पी ए स्टेटमेंट, हमारे पास पर्सन पास्ड इन मैथमेटिक्स एग्जाम, क्यू है पर्सन पास्ड इन फिजिक्स एग्जाम, और आर है पर्सन पास्ड इन केमिस्ट्री एग्जाम। ठीक है, और हमसे पूछा है नॉट पी इम्प्लाइज क्यू के साथ इम्प्लाइज आर का ये कंप्लीट नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाले पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, हमें पता है P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है, नॉट P और Q। ठीक है, तो इसमें अगर फिर से नॉट लगाओगे तो ये क्या दे देगा, नॉट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P एंड नॉट Q, है ना, और ये इम्प्लाइज है R के साथ। ठीक है, और इसके साथ जब हम अप्लाई करेंगे तो ये नॉट है, और इसके साथ जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q। ठीक है, इसको और इसके साथ ये क्या दे देगा, और दे देगा, और फिर बाहर में नॉट फिर से अप्लाई करेंगे तो ये नॉट नॉट फिर से ये वाला सिंबल बन जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो P एंड नॉट Q, और इसके साथ मिलके ये फिर से क्या देगा, नॉट का R, है ना। और यहाँ से देखो इस दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ से नॉट को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ये क्या दे देगा, Q और R स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है हमारे पास, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, है ना। तो आप तीन स्टेटमेंट सोचो या तीन सेट सोच लो, जिसमें से Q और R, है ना, सेट का आप निगेशन लोगे और उसके साथ P स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन लोगे, तो ये फाइनल वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डायरेक्टली P के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, तो P के इक्वल हो जाएगी तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, पर्सन ए पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एमंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सिर्फ ए ऑप्शन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा बस ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है स्टेटमेंट की, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है z-1 टू द पावर n इक्वल टू z टू द पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें n की वैल्यू पता नहीं कि कौन सी वैल्यू इसमें से पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखो, z टू द पावर n इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसमें मॉड ले लेता हूं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मॉड z इक्वल टू 1। सिमिलरली मॉड z, है ना, ये पूरा पावर n में है, इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से भी अगर आप मॉड ले लोगे तो मॉड z-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, z-1 टू द पावर n इक्वल टू z टू द पावर n है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मॉड z-1 इक्वल टू मॉड z। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारे पास, इस वाले पार्ट को अभी आप रहने दो। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है ना, जिसका सेंटर 0 0 पे है। ये भी क्या है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है, 1,0 पे, है ना। और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, आपको जेड इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ज्योमेट्री पता होगा, है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे, 0 0 और 1,0 का। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिकली आप तीनों को प्लॉट करोगे एक ही कर्व पे तो देखो क्या मिलता है आपको। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास एक सर्कल है ये वाला सेंटर पे, ठीक है, और ये इसको 1 पे कर रहा है। दूसरा एक सर्कल होगा जो जिसका सेंटर 1 पे है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस टाइप का। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली सही प्लॉट करोगे तो ये वाला पॉइंट दोनों एक ही लाइन पे कट करेगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है ना, तो फिर से मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये देखो इसको प्लॉट करोगे यहाँ से, और ये आ जाएगा ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, तो ये हमारा x इक्वल टू हाफ आ गया, क्योंकि इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हाफ।
ठीक है। अगर ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो जेड की जगह पे अगर आप एक्स प्लस आई वाई पुट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे भी जेड प्लस वाई, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट कर दोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ये एक्स इक्वल टू हाफ और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा हाफ है, तो ये हो जाएगा हाफ, और y की दो वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस आई रूट 3/2, ठीक है। तो z इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस आई रूट 3/2, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, हाफ माइनस आई रूट 3/2, ठीक है। अब इस दोनों पार्ट में देखो, क्योंकि रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट का रेशियो क्या आ रहा है, 1/√3 के आसपास आ रहा है या √3 आ रहा है, तो इस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा ले सकता हूँ, और इस जेड को क्या मैं ले सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जेड है वो इस तरीके का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जेड टू द पावर एन की वैल्यू 1 है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एन डब्ल्यू टू द पावर एन इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर, है ना, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से भी पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर एन इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 टू द पावर एन ओमेगा टू द पावर एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन अब n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन n इक्वल टू 6 के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये +1 दे देगा और ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 6 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है ना। तो 6 के मल्टीपल्स जितने होंगे वो हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n हो सकता है, और क्योंकि n नेचुरल नंबर को ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से खोजते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 के मल्टीपल्स हमें देखने हैं कौन से मल्टीपल्स है, तो 6 के कौन से मल्टीपल है, एक ही मल्टीपल यहाँ पे अवेलेबल है, वो कौन सा है, 12। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बी ऑप्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, 3x² साइन ऑफ 1/x प्लस, है ना, इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, ये dy हो गया, प्लस y dx इक्वल टू x cos ऑफ 1/x इंटू डी एक्स प्लस, ओ सॉरी, माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप अगर ध्यान दोगे कि ऑप्शन को अगर आप एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान दोगे तो आपके पास जो टर्म बन रहा है वो साइन 1/x का टर्म है, एक्स क्यूब साइन 1/x का टर्म है, एक्स क्यूब साइन 1x का टर्म है, और ये टर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर ध्यान दोगे तो अगर आप, और साथ में देखो एक्स वाई का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स वाई का एक डेरिवेटिव बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो ये हमारा पार्ट क्या बन जाता है, और दोनों को एक तरफ लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² साइन 1/x ऑफ डी वाई माइनस एक्स कॉस 1/x ऑफ डी एक्स, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक ना। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये डेरिवेटिव है किसका, ये डेरिवेटिव है डी ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। ऑलरेडी पहले ये चीज आप कर चुके होगे। सिमिलरली अगर इस वाले पार्ट को ध्यान दोगे तो ये वाला पार्ट भी डेरिवेटिव है किसका, ये वाला पार्ट डेरिवेटिव है एक्स क्यूब ऑफ साइन ऑफ 1/x का, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब ऑफ साइन ऑफ 1/x dx का। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब ऑफ साइन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, ठीक ना। तो एक कांस्टेंट आप ऐड कर दो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, देखो हमारे पास बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो बी ऑप्शन आपका इजिली मैच कर जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है थीटा के फॉर्म में, है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। और इसके दोनों रूट्स बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो डी इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डी 0 होगा तो डी की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। तो बी कितना है, ये वाला टर्म है बी स्क्वायर, माइनस 4 ए कितना है 1 माइनस साइन थीटा, और बी कितना है 3 साइन थीटा माइनस का, तो ये प्लस और इंटू ये 3 हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से देखो 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं तो ये क्या दे देगा, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा हमें कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस साइन थीटा बाहर निकाल लो। तो 1 माइनस साइन थीटा निकल गया तो कितना बच गया, 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 3 साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ से देखो 1 माइनस साइन थीटा और ये कितना दे देगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इज लेस देन 0। ठीक है, साइन थीटा के कोफिशिएंट को अगर हम पॉजिटिव बनाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस हाफ, 2 बाहर निकाल लिया और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, वे भी कर मेथड आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो तो कितना हो जाएगा, -1/2 और 1। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ से हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, और साइन थीटा की वैल्यू लेस देन माइनस हाफ। साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है तो साइन थीटा की वैल्यू लेस देन माइनस हाफ हो सकती है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन माइनस हाफ होगी तो ये आपका कर्व है। ठीक है, और ये माइनस हाफ का कर्व है, ये हमारा माइनस हाफ का कर्व है। तो कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हाफ पे जो वैल्यू है, हाफ की वैल्यू कितनी होती है, तो वो पाई से उतना ज्यादा होगा। तो हाफ कहाँ पे मिलता है हमें, हाफ मिलता है हमें पाई/6 पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई प्लस पाई/6। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस पाई/6। तो थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, थीटा की वैल्यू लाई करेगी पाई प्लस पाई/6 कितना हो गया, 7 पाई/6, और यहाँ से 11 पाई/6। ठीक है, तो इसी इंटरवल में आपका थीटा लाई करना चाहिए, तभी ये लेस देन हाफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन आप मैच करा पाओगे, देखो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जहां पे हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको अगर मैं f मान लेता हूं तो f की वैल्यू को हमें, क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो y x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10/y² प्लस 2y, है ना। और ये कितना दे देगा, 30/y² प्लस 2y। क्लियर है, और यहां से अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम की बात करो तो एफ डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, एफ डैश हो जाएगा -2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई y³ और प्लस 2 होगा। और ये इसकी वैल्यू अगर हम एफ डैश को 0 करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो एफ डैश को 0 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y³ इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30⁻⁴ क्योंकि एक ही वैल्यू हमें मिली है और जो हमें निकालने के लिए बोला है, मिनिमा निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें मिनिमा ही मिलेगा। ठीक है, चेक आप कर सकते हो लेकिन करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट हमें मिला है तो इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो हमसे पूछा है देन वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 का क्यूब रूट, है ना, 30 का क्यूब रूट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास टर्म है
1 प्लस एक्स टू द पावर m और 1 माइनस एक्स टू द पावर n। ठीक है, अलग अलग पावर की वैल्यू है तो दोनों को एक्सपेंड कर दो। तो पहले वाले को टर्म को एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, mc0 mc1x mc2x²। ठीक है, 2-3 टर्म तक आपको बस एक्सपेंड करना है। ठीक है, और इस वाले को अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x²। ठीक है, x² तक ही करो क्योंकि हमें x और x² के कोफिशिएंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर हम यहां से निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x हमें कहां कहां से मिलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा जब ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म से, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x हमें कहां से मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमें कोफिशिएंट ऑफ x कहां से मिलेगा, देखो तो mc0 किससे मल्टीप्लाई होगा, mc0 मल्टीप्लाई होगा ये nc1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का nc1। ठीक है, और दूसरा हमें x कहां मिलेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस mc1 इंटू nc0। और कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली और इसको सॉल्व भी कर सकते हो, mc0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, m माइनस n इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² आपको कहां से मिलेगा, पहला टर्म जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो mc0 की वैल्यू तो 1 हो गई, यहां से हमें कितना मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा nc2। ठीक है, पहला टर्म। दूसरा x² की वैल्यू हमें तब मिलेगी जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो mc1 माइनस nc1 तो कितना दे देगा, माइनस mn, है ना, और इसको c के फॉर्म में लिख लो, mc1 इंटू nc1। और थर्ड वैल्यू हमें तब मिलेगी जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, प्लस का mc2। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ये वैल्यू माइनस का 6 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, nc2 को इतना लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2 माइनस mn प्लस m इंटू m माइनस 1/2 इक्वल टू -6, है ना। n की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, n की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई m-3। तो n की वैल्यू m-3 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो m-3 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, m-3 इंटू m-4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस m इंटू m-3 और ये प्लस m इंटू m-1/2 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको बस आप सिंप्लीफाई करो क्योंकि x में सारा कोफिशिएंट है। ठीक है, m² की वैल्यू देखोगे यहाँ से m² जनरेट हो रहा है और यहाँ से माइनस का m² जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये हाफ में है, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो m² का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ट्राई करना खुद से, तो ये वाला टर्म m² का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे m की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 आ जाती है। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो आप, m की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। और हमसे इसने m की वैल्यू ही पूछा है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एलजेब्रा। ठीक है, तो ALGEBRA। ठीक है, तो इसमें बोला है कि वॉवेल्स क्या होने चाहिए, सो दैट ऑल दी वॉवेल्स आर सेपरेटेड और नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, तो वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वॉवेल्स हमारे पास ए है, ई है और ए है, यानी 2 ए है और एक ई है। ठीक है, और बाकी लेटर्स हमारे पास बच के आ गए LGBR। ठीक है, तो ये 4 लेटर हमारे पास बच गए। अब ये बोल रहा है कि सारे वॉवेल्स क्या होने चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गैप गैप फिलिंग मेथड। ठीक है, गैप फिलिंग मेथड आप पढ़ चुके हो, बस वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तभी हमारा वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो गैप फिलिंग मेथड में क्या करते हैं कि जिसको आपको साथ में नहीं बिठाना उसको आप सेपरेट कर लो, तो सारे वॉवेल्स को हमने अलग कर लिया। ठीक है, बाकी जो लेटर्स बच गए उसको आप अरेंज कर लो। ठीक है, तो बाकी लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट को अगर हम अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये 4 फैक्टोरियल कौन सा है,
इस 4 को अरेंज करने का तरीका। अब 4 को अरेंज करने के बाद हमारे पास गैप कितने क्रिएट हो गए, तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो 4 ऑब्जेक्ट को लाइन में अगर आप अरेंज करोगे तो आपके पास 5 गैप क्रिएट होंगे, और इस गैप में अगर ये वॉवेल्स बैठता है तो कभी भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्ट है और गैप कितने हैं, 5 है। तो 5 में से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 चूज करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 प्लेस कोई सा भी चूज कर लिया, और उस 3 प्लेस पे 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और इसकी वैल्यू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना दे देगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाता है 720। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 720, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये एफ है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ के माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और हमसे इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है आई, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से के एफ ऑफ एक्स डी एक्स तक है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देखो, सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट ही ये होता है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली। ठीक है, तो इसमें जब अप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा, एफ ऑफ के माइनस एक्स डी एक्स। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये ट्वाइस आई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ के माइनस एक्स का डी एक्स। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, कितनी है, साइन एक्स है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू के साइन एक्स डी एक्स, है ना। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, सॉरी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक ना, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और ये 0 टू के। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ के। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या हमारा, ऑप्शन साइन स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस के किसके इक्वल होता है, 2 ऑफ साइन स्क्वायर के बाई 2, और ये किसकी वैल्यू है, ट्वाइस आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, साइन स्क्वायर के बाई 2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वहां पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग उसको आगे की क्लास में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।